नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। घोसी के उपचुनाव को लेकर जंग जारी है। बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने नामांकन किया। बीजेपी ने नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वैसे तो घोसी में दारा और सुधाकर के बीच की ये चुनावी जंग अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी टेस्ट की तरह है। दारा सिंह चौहान अगर जीतने में सफल रहे तो जीत के अंतर पर ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में योगी कैबिनेट में वजन निर्भर करेगा। वहीं अगर सुधाकर सिंह घोसी सीट फिर से सपा की झोली में डालने में सफल रहते हैं तो विपक्षी गठबंधन में अखिलेश यादव का कद बढ़ जाएगा। घोसी उपचुनाव में जीत अगर सपा को नसीब होती है तो इससे देश भर में बड़ा संदेश जाएगा। तब ये कहा जाएगा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की एंट्री छोटी छोटी पार्टियों के आने के बाद भी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला गठबंधन भारी है। इससे दो संदेश जाएंगे। एक ये कि बीजेपी को हराया जा सकता है, दूसरा ये कि यूपी में गठबंधन की अगुवाई अखिलेश ही करें। घोसी उपचुनाव में अगर जीत का ऊंट बीजेपी की करवट बैठ गया तो विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठेंगे और सत्ताधारी गठबंधन फ्रंट फुट पर आ जाएगा। ये विमर्श भी शुरू हो जाएगा कि क्या यूपी में सपा, कांग्रेस और आरएलडी की तिकड़ी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या नई पार्टियों के साथ लाया जाए। ऐसे में बसपा की पूंछ और मायावती की अहमियत दोनों ही बढ़ जाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। को हटाएंगे या इनके पास कोई मुद्दा उद्दा है नहीं। इनके पास केवल तफरीका है, तफरीका पैदा करना, क्योंकि ये तफरीका का इतिहास नहीं जानते। यानी घोसी उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों की परीक्षा है। सपा को साबित करना होगा राजभर और दारा सिंह के साथ छूटने के बाद उनका वोटर में कितना प्रभाव है। भाजपा के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। अब दारा सिंह के लिए बीजेपी और गठबंधन के साथ ही दिग्गजों की कसरत क्या कमल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो घोसी उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। दारा सिंह चौहान ने आज नामांकन किया। नामांकन करने से पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। घोसी उपचुनाव को काफी अच्छी नजरों से देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा ओपी राजभर और अखिलेश यादव की लगी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद तारिक, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मनोज पंडित, बीजेपी नेता, और हमारे साथ दीपक राय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए घोसी उपचुनाव को लेकर आज प्रदर्शन किया गया और उसके बाद दारा सिंह चौहान ने नामांकन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीत और हार क्या यहां से डिफाइन करेगा और एनडीए और इंडिया की लड़ाई कैसे देखी जा रही है? देखो, दारा सिंह चौहान, सुनील भाई, दारा सिंह चौहान सपा में चले गए थे। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं और ऐसा नहीं है, ये तो घर वापसी है उनकी, क्योंकि पहले से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और चीजें हैं, और कहीं ना कहीं उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने घर वापसी आने की इच्छा जताई। तो ये तो आप भी समझते हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब किसी भी दल से आप आएंगे तो वहाँ अगर विधायक हैं या सांसद हैं तो उससे इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, और आप जो नए दल में आएंगे, दल बदल कानून के तहत आपको आके वहाँ नया दोबारा चुनाव फाइट करना पड़ेगा। तो ये उसी की प्रक्रिया है। वहां से अभी वर्तमान में भी विधायक रहे हैं और हमारी पार्टी के बहुत मजबूत और जुझारू नेता हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसको दूसरे चश्मे से ना देखा जाए। ये तो चूंकि वो चुनाव के दौरान भाजपा में चले गए थे, सपा में चले गए थे, अब घर वापसी हो गई उनकी। तो इसमें तो हमारा चुनाव तो 2024 के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बीजेपी ने देखिए नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी ताकत झोंक दी है। वहां पर परिवहन मंत्री भी हैं, वहां पर तमाम दिग्गज नेता भी हैं, वहां पर ओपी राजभर भी हैं और शक्ति प्रदर्शन किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये लड़ाई कहीं ना कहीं एनडीए बनाम इंडिया देखी जा रही है, और अगर हार और जीत हुई जी, आप ये उस चीज को वहां ना जोड़े तो अच्छा है। देखिए सर, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, पूर्वांचल के जो मजबूत नेता है, और जब पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो सब वहां जाते ही हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इसको आप ये शक्ति प्रदर्शन और बहुत सारी चीजें माना जाएगा मनोज जी, ये तो माना जाएगा अगर वो जीत जाते हैं तो राजभर का कद तो बढ़ेगा ना? नहीं, जीत जाते नहीं है, जीतेंगे ही, क्योंकि उनका और पार्टी का आप देखिए कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने रिपीटेशन किया है, रिपीट हुई है कोई पार्टी, आप देखिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जनता अब काम पे भरोसा करती है, काम पे विश्वास करती है, और जो योगी जी का सपना है कि भारत में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान दिलाना है, और हम उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है सर, मेरे साथ मोहम्मद तारिक जी जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तारिक साहब, जिस प्रकार से आपने सुना होगा मनोज जी को, मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सीट जो उपचुनाव हो रहा है घोसी पर, ये पूर्वांचल में किस प्रकार से इसको देखा जा रहा है? पूर्वांचल में आने वाले चुनाव में ये क्या कुछ बताएगी, क्या कुछ कहेगी? पहले तो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना ही देना नहीं है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव जब भी बाई इलेक्शन होते हैं तो उन बाई इलेक्शन की उसके तुरंत बाद जो भी चुनाव होता है उसमें बड़ी अहमियत हो जाती है। कई सालों से अगर चुनावों का हम अध्ययन करें तो उसको ऐसा मान लिया जाता है कि एक कंसेंट जनता दे रही है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, ऐसा माना जाता रहा है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 22 का, उसमें जो जनादेश था 1,08,000 वोट इनको मिले। सर ये कहना चाहते हैं कि अगर चुनाव हार गए तो जनता ने आपको नकार दिया है? हाँ, नहीं, ठीक है, उनका अपना नजरिया है। मैं कह रहा हूँ कि 1,00,000 वोट, 1,08,000 वोट इनको दिया। वो जनादेश किसके लिए था? वो जनादेश जनता का अगेंस्ट बीजेपी था। अगर पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजा और उसका तारिक साहब, मैंने आपसे पूछा था, तारिक साहब, मैं आपसे ये पूछा था कि अगर जनता ने आपको नकार दिया, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बाई इलेक्शन बहुत फाइनल स्टेज पर देखा जा रहा है, तो ये मानना पड़ेगा कि आपको जनता ने नकार दिया अगर आप हार गए तो?
नहीं, देखिए हार जीत का जनता जनार्दन करती है, वही सबसे बड़ी अदालत है। तो वी हैव टू वेट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर हम हार गए, अगर बीजेपी को 6.5 ही वोट मिले या 10 वोट मिले, 15 वोट मिले, देखिए राजनीति में अगर मगर बहुत से होते हैं, मगर समाजवादी पार्टी का उस विधानसभा में जो जनादेश था वो बड़ा स्पष्ट था। बीएसपी के कैंडिडेट को 54,000 वोट मिलने के बावजूद, सर वो दारा सिंह चौहान का था, सर दारा सिंह चौहान का था, समाजवादी पार्टी का नहीं था सर। अच्छा, आपको नहीं, आप ये बताइए कि वो जो आप देखिए कि दारा सिंह चौहान की एक लहर चलाने की बात इन्होंने की, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान का ये दावा है सर। नहीं, सुनील भाई, ये सारे के सारे मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, और इन्होंने ये कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मैसेज भेजा जाए कि भारतीय जनता पार्टी भगदड़ मच गई। इसका मतलब कि लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, पार्टी की नीयत और नीति से असंतुष्ट हैं ये लोग, इसलिए भगदड़ मच गई। ऐसा आप ये देखिए कि अगर ऐसी चीजें होती तो दोबारा पार्टी में वापस आने की क्यों कोशिश करते हैं या क्यों पार्टी में आते वापस। तो मेरा मानना यह है कि ये समाजवादी पार्टी ये सोचे कि हमारे दम पर दारा सिंह चौहान विधायक बन गए, तो ये गलतफहमी है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, इनको चुप कराइए, सब लोग बोलेंगे तो नहीं, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। देखिए जनादेश जो होता है 5 साल के लिए होता है, दल बदलू कानून इसीलिए आया था। इंटरमीडिएट अगर उसके बीच में कोई भी कुछ इधर उधर जाता है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। क्यों आया था ये कानून, क्यों आया था? 5 साल के बाद या आपकी संख्या उतनी हो, आपके टोटल विधायक का 50% जाए दल बना के, तो आप जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जनादेश जो था वो समाजवादी के साथ था, और कैंडिडेट का भी प्रभाव होता है, हम कैंडिडेट के प्रभाव दारा सिंह चौहान का तो यही कहना है तारिक साहब, दारा सिंह चौहान का था कि उनका था? दारा सिंह चौहान जो कहेंगे उनको कहने दीजिए, हम जो कह रहे हैं सुनिए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कैंडिडेट को जीतने में पार्टी का भी वेटेज होता है, कैंडिडेट का भी वेटेज होता है। इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे, मैं भी इनकार नहीं करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं, और पत्रकार महोदय भी नहीं करेंगे। लेकिन वो वेटेज अलग अलग हो सकता है, कहीं 50-50 है, कहीं ज्यादा है। हम ये कह रहे हैं कि घोसी में जो जनादेश था वो अगेंस्ट बीजेपी था और दारा सिंह चौहान के फेवर में था। अब उन्होंने बीच में पाला बदला है, जो कि 5 साल के लिए था। हम जनता के पास वापस जाएंगे कि आपने जनादेश हमको दिया था, जो कि समाजवादी फेवर में था। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ऐसा होता तो फिर ये फिर तारिक साहब आप ये बताइए कि दारा सिंह चौहान जी दोबारा क्यों आते बीजेपी में, है ना? कहीं ना कहीं उनको घुटन हो रही थी, उनको लग रहा था वहां पर। ओम प्रकाश राजभर जी को देखिए आप, जितने पुराने लोगों को एक सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को छोड़ के, जिनका आप प्रमोशन पे प्रमोशन किए जा रहे हैं, जिनका आप रामायण की प्रतियां जलवाने का काम कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, जो मंच आपने उनको प्रदान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, तो वो पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश उस बात से वाकिफ है। इसमें तो कहने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए भय और लालच इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। किसी को लालच है, किसी को घर चाहिए, अपने 2 बेटों के लिए टिकट चाहिए, इसलिए वो चला गया। एक बड़ा घर चाहिए, मंत्रालय चाहिए, इनको भी ऐसे ही कुछ चाहिए होगा। भय और लालच, किस बात का भय और लालच मनोज जी? देखिए नहीं, अब ये तो यही बता पाएंगे कि किस बात का भय और लालच की बात कर रहे हैं, ये कौन से घर की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज की बात कर रहे हैं। अब मैं तो इसमें, मेरे को तो ये इतना ज्ञान है नहीं कि किस भय लालच की बात की जा रही है। ठीक है, अब रही बात ये कि कोई व्यक्ति अपना घर वापसी करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ दीपक राय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, अगर मेरी आवाज सर आपको मिल रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये घोसी का उपचुनाव ओपी राजभर की सियासत में आगे चलकर क्या कुछ असर डालेगा, क्या कुछ बताएगा? सर आवाज मिल रही है? जी हाँ जी। देखिए सुनील जी, ये चुनाव जो है दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे एनडीए कह लीजिए, चाहे अखिलेश, इनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अधिक जो है अगर देखा जाए तो ये शायद ये एनडीए के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। और एनडीए के लिए मेरे ख्याल है कि जो दारा सिंह चौहान है, इनकी सीट जो शायद आसानी से निकल भी सकती है, क्योंकि देखिए सबसे कई फैक्टर हैं। एक तो ओपी राजभर जी का जो सपोर्ट है, योगी जी का जो सपोर्ट है, उसके बाद जो बीजेपी का जो एक ब्रांडिंग हुई है, उससे इनको काफी वेटेज मिलेगा। दूसरी तरफ जो ओपी वहाँ पे राजभर सीट 40,000 सीट जो है वो इनके फेवर में भी जा सकती है। और खुद दारा सिंह चौहान का जो लास्ट इलेक्शन में भी जो है, अभी इन्होंने, तारिक जी ने सही बोला कि पार्टी का भी वेटेज होता है। खुद पर्सनालिटी जो विधायक लड़ रहा है, खुद की पर्सनालिटी मैटर करती है।
तो अभी देखा जाए तो एक बीजेपी की जो ब्रांडिंग उसका फायदा मिलेगा, दूसरी तरफ राजभर जो समाज है 40,000 वोट है उसका फायदा मिलेगा, और खुद दारा सिंह चौहान की जो पर्सनालिटी है जो वहाँ पे उनकी छवि है तो खुद देखा जाए तो उनकी फेवर में जाता है। दूसरी तरफ देखिए अभी सपा का जो एक तरह से देखा जाए ओवरऑल यूपी में देखा जाए तो बहुत अधिक जो एक कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग पार्टी जो हुआ करती थी, शायद वो इमेज अभी नहीं है। चाहे अखिलेश यादव जी का खुद का इमेज हो, चाहे सपा का इमेज हो, जो एक बेस है वो जनता में बेस कम होता जा रहा है। तो जिस तरह से योगी जी की काम करने की स्टाइल है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहते हैं कि यूपी बिहार में कानून व्यवस्था सुधर जाए तो मतलब 90% जो समस्याएं जो है अपने आप सुधर जाएंगी। तो वो सबसे बड़ा इन्होंने प्रहार किया कानून व्यवस्था पे, वो जनता को छुआ है, शायद वो फैक्टर जो है वो दारा सिंह चौहान के पक्ष में जाए। तारिक जी दारा सिंह जी जवाब दीजिए सर। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था बेहतर हो गई, इस बात का जो कहते हैं वो खुद बीजेपी ही वाले कहते हैं, मगर ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो नहीं है। अभी फिरोजाबाद में एक पुलिस वाले को सरेआम मार दिया गया, अब उसका बदला क्या लेंगे? अब पुलिस वाले ढूंढ के उस आदमी को ठीक है, वो मार दिया, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, गोसी बात करते हैं सर, गोसी बात करते हैं। उनका कहना है राजभर वोट है, वहां पर बहुत अच्छी पकड़ है, और जो स्टाइल ओम प्रकाश राजभर का है, जो स्टाइल योगी आदित्यनाथ का है, वो कहीं ना कहीं कारगर है, और दारा सिंह चौहान की पहले से ही पैंठ है। मुझे 2-3 बातें बीजेपी की एकदम नहीं समझ में आती। एक बार बीजेपी ये कहती है कि जो लोगों के गढ़ थे वो खत्म हो गए, ये इनका वोट है वो उनका वोट है, हमने मैनपुरी जाकर हरा दिया, हमने गोरखपुर जाके हरा दिया था बीजेपी को। तो मैं ये कह रहा हूँ अब किसी का वोट रह नहीं गया है, जनता बड़ी स्मार्टली, और ये डिजिटल युग है, बड़ी स्मार्टली वोट करती है, और गढ़ और राजभर का कुछ रह नहीं गया। अपने घर में हम भी हारे हैं और जाके बीजेपी को इलाहाबाद और गोरखपुर दोनों जगह हराया है, जहां योगी जी 30 साल से मुख्यमंत्री नहीं, ये तो मानना पड़ेगा ना, दारा सिंह चौहान का कद बढ़ा है जिस प्रकार से वो कह रहे हैं। देखिए यार, कद और बढ़ा या छोटा हुआ ये तो जब चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं तो मंत्री नहीं बनेंगे, जिस घर का इंतजार कर रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले चुनाव जीत लें। जब तक देखिए जब तक बैलेट या ईवीएम, जैसे भी हो रहा है चुनाव, ईवीएम के अंदर जब तक वोट नहीं पड़ जाते, हम कतई नहीं इस बात को कह सकते कि कौन जीतेगा। हमने देखा है बड़े बड़े दिग्गजों को, यहाँ प्रधानमंत्री लोग चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव हार। तो इसलिए एक जमाने में बेनी बाबू का बहुत बड़ा कद था, वो चुनाव हार गए थे। इसलिए देखिए जब तक, और समीकरण भी मैं आपको बताऊं, बीएसपी के 54,000 भाई आप ये देखिए कि मेरे मित्र जो है सपा प्रवक्ता ये मानते हैं कि अब जो है उत्तर प्रदेश में राजनीति विकास की राजनीति की बात होती है, अब उत्तर प्रदेश में राजनीति कानून की होती है, उत्तर प्रदेश में अब ये जातिवाद और व्यक्तिगत जो चेहरे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अब तो यही है कि जो लोग वहां काम करेंगे, जो जनता को न्याय दिलाने में जो प्रशासन सक्षम होगा, वही जनता उसी को चाहती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का। रही बात ये कि पिछली बार दारा सिंह चौहान को 1,08,000 वोट मिला था, तो 1,08,000 वोट, अब मैं आपके मंच के माध्यम से बता दूं कि ये जो काउंटिंग है ये अब की बार डबल होने वाली है। आप ये देखिए, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अभी चूंकि पार्लियामेंट चुनाव सिर पर है, 2024 का चुनाव आपके सिर पर है, और आपको लगता है कि ये सब चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेती। यहाँ पर हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का बड़ा पदाधिकारी, आप ये देखिए कि गृह मंत्री खुद पर्चे बांटने का काम करते हैं, या कोई जितना भी बड़ा नेता हो सब सड़क पर उतार के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो जनता के साथ विश्वास जो जनता ने हमें दिया है, हमें उस पर खरा उतरना है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। तो दारा सिंह चौहान एक अच्छे व्यक्ति हैं, और अगर उनको पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है तो ये बहुत बढ़िया है, और हम तो कहते हैं कि वो आएंगे जीत के तो उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। अब देखिए ये अपनी अपनी वो है कि जीत के आएंगे तभी मंत्री बने। मैं बार बार ये कह रहा था कि बीएसपी का वोट वहां पर अहम है। पोलिंग परसेंटेज हो सकता है इस बार, क्योंकि देखिए हमने ये भी देखा है कि बाई इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज घटता है। हम जो कुछ भी कयास लगा सकते हैं पिछले अनुभव के हिसाब से लगा। तो पोलिंग परसेंट जो कह रहे हैं कि भाजपा की प्रवक्ता बढ़ जाएगा, इतिहास गवाही देता है कि बाई इलेक्शन में जो एक ओवरऑल प्रदेश में आम चुनाव, लोकसभा और विधानसभा में माहौल होता है, लोगों का उत्साह होता है, वो कम होता है क्योंकि एक ही विधानसभा पे पोल पड़ता है।
पोलिंग होती है। इसलिए इस बात को कहना गलत होगा कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ने जा रहा है, पोलिंग परसेंटेज या उतना ही रहेगा, ये मेरा कयास है। जरूरी नहीं है मैं सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। मगर मैं फिर अपनी बात पे लौटता हूं कि जनादेश अगेंस्ट द बीजेपी था, क्योंकि बीजेपी ने 2022 के चुनाव में सरकार भी बनाई थी और जनता ने उस सरकार बनाने के विरोध में समाजवादी के समर्थन में 1,08,000 वोट दिए थे। इसमें जो समाजवादी का वोट था, जो समाजवादी को चाहते थे कि उनकी सत्ता आए, वो मुझे लगता है कि कैंडिडेट परिवर्तन, जो कि एक तरीके से अनैतिक काम है, इसीलिए दल बदलू कानून बनाया गया था। अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उससे कहते हैं कि उसको 7 से 1 स्कूल में रहना है, वो बीच में गायब हो जाता है, जिम्मेदार वो स्कूल का बच्चा। काम क्या है आप बताइए, कौन सा उन्होंने कानून को तोड़ा है? आप ही बताइए, दल बदल कानून बनाया है, उस कानून के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा से, अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें तो कोई दल बदल कानून का कोई ऐसा उल्लंघन तो उन्होंने किया नहीं। या तो समाजवादी पार्टी के 25% 30% विधायक तोड़ के ले आते, तब तो समझते थे कि भाई उन्होंने जो है ये चीजें गड़बड़ कर दी, तब तो मेरे भाई आपको लगना चाहिए था मोहम्मद साहब की गड़बड़ हुई है। तो ऐसा तो है नहीं, वो तो अकेले गए तो अकेले अपने घर वापस आ गए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 2024 का चुनाव है और आप उनको देखते हुए कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि दारा सिंह चौहान, अब जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, वो आप भी मानेंगे हम भी मानेंगे। पर मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पिछली बार 1,08,000 वोट मिला था, अब की बार मुझे लगता है कि ये 2 लाख के आसपास जो है चीजें जो है पहुंच जाएंगी, कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जनता का रुझान भारतीय जनता की पार्टी की तरफ है। कहीं नहीं आ रहे तारिक जी, ये कहीं नहीं आ रहे कि 2 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा, आपको रेस में देख ही नहीं रही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जनता पूरे हर प्रोसेस की मालिक जनता है, डेमोक्रेसी। हम उसकी अदालत में जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि हमने एक वादा किया है, हमें आपने विपक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, हम उसको अच्छे से निभा रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा कैंडिडेट 12 से 17 जिनको कैंडिडेट बनाया है समाजवादी पार्टी ने, वो विधायक रह चुके हैं, हमारा कैंडिडेट अच्छा है, आपकी विचारधारा से मैच खाता है, इसलिए हमारे जो एक तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट था उस पर फिर से भरोसा जताया जाए। तो इस बात को लेकर हम जनता में के बीच में जा रहे हैं, हम कनेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि चुनाव जीत सके। एक बात और कह दूं, बिल्कुल छोटी सी, आप मुझे ये बताइए, ये दल बदलू कानून बनाया क्यों गया? सुनील साहब, चौहान साहब, क्यों बनाया गया? सोच के देखिएगा। नहीं, ये किसी लिए बनाया गया हो उसका क्या मैटर हो, लेकिन हम जिस पर डिबेट करें ना, घोसी उपचुनाव पर, इसको दल बदल पे मत लाओ सर, इस पे हम डिबेट बाद में कर लेंगे। अगर नहीं दल बदल चौहान साहब, सुनील भाई ये बताइए मुझे कि दल बदल कानून की परिभाषा से इसका कोई लेना देना नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको दल बदल पर डिबेट करनी है बाद में हो जाएगी, हम घोसी उपचुनाव पे करना चाहते हैं सर। टॉपिक से क्यों घूम रहे हैं सर आप? बनाया गया था मोहम्मद साहब, आप इस पे पत्रकार महोदय से जरूर पूछिएगा, ये अहमियत रखता है दल बदल कानून, क्योंकि बिल्कुल सर रखेंगे, लेकिन सर सवाल इस बात का है, एक सेकंड तारिक साहब, सवाल इस बात का है, मैं आपसे कह रहा हूँ सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान पे बात कीजिए ना सर। घोसी उपचुनाव पर दल बदल कानून, वो कानून से क्या मतलब सर? इलेक्शन है, जिन इलेक्शन को देखा जा रहा है, सियासी पार्टी अपनी ताकत जोक रही है, जिक्र उसका हो। नहीं, दल बदल है, आपका ये मत है, मगर हम इस बात पे जरूर कहेंगे कि इलेक्शन हो क्यों रहा है, इस पे भी जरा ध्यान देना चाहिए, रोशनी एक बार डालनी चाहिए, क्यों हो रहा है इलेक्शन। ठीक है, मेरा सवाल सर आपसे है, आप ये बताइए पहले। ठीक है, हम इस पर डिबेट कर लेंगे दल बदल को लेकर। मेरा सवाल सर आपसे इस बात को लेकर है कि सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं कम आके जा रहे हैं ना दारा सिंह चौहान के आगे, और अगर समाजवादी पार्टी यहां से हार गई तो इंडिया में अखिलेश यादव की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और आगे चलकर और उनको विचार विमर्श करना पड़ेगा सर मायावती के साथ। एक चुनाव हारने जीतने से किसी की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। अरे सर 2024 के लोकसभा चुनाव है सिर पर सर। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल तो ये दर्शाएगा सर कि जनता का मूड क्या है सर। हम लोग एक डेट रख लेते हैं, आप इसी चैनल पे डिबेट रखिए जिस दिन रिजल्ट आए। ये मतलब अगर कोई चुनाव हारता है और जीतता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं तारिक साहब आप, कैसी बात कर रहे हैं सर? एक राजनीतिक पार्टी कैसे ये मान सकती है कि हम ये चुनाव हार सकते हैं? हम 200% ये चुनाव जीत रहे हैं, हम ये कभी नहीं मान सकते। नहीं, आप तो चलो, आप तो समाजवादी पार्टी है जो कह रही है कि हम चुनाव नहीं मान सकते, पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने जाता है वो भी ये नहीं मानता कि मैं चुनाव हार जाऊंगा।
उसके मन में भी पहले दिन ये चीज होती है कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं विधायक बनूंगा। तो ये आपके सपनों को कोई रोक नहीं सकता मित्र। आपका हक है, आपका अधिकार है सपना देखना। आप देखिए सपने, किसने रोका आपको? आप तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, तो इसमें तो आपको सपना देखने का अधिकार है। देखिए सपना। मनोज भाई चुप जाएं तब मैं जवाब। मैं कह रहा हूँ जब हम लोगों ने गोरखपुर जाके हरा दिया था तो चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था क्या? ये जब बाई इलेक्शन डिप्टी सीएम हार गए थे तो क्या हो गया था? मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये चुनाव, ये पहले से हमारी डिप्टी सीएम आपने नहीं हराया उनको, डिप्टी सीएम आपने नहीं हराया। जो आपकी पार्टी का गठबंधन था, अनुप्रिया पटेल की जो बहन थी वो वहां पर चुनाव में थी। आपकी समाजवादी पार्टी सपोर्टेड है, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं थी, वो हुआ था, वो भी हार गए थे। नहीं, समाजवादी आप देखिए रामपुर हार गए आप देखिए, आपका मैं गिना दूं तो आप कहेंगे अभी बाई इलेक्शन जहाँ हुआ, आजम खां से बड़ा नेता कौन है समाजवादी पार्टी? मुझे बताइए। आजम खां बड़े नेता। आजम खां साहब हार गए आपके चुनाव, ठीक है, उनके पुत्र चुनाव हार गए, ठीक है। आप ये देखिए और किस किस का नाम मैं बताऊं आपको। ठीक है सर, ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा। दीपक राय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। दीपक राय जी, आपने सुन लिया होगा, तारिक जी को भी सुन लिया होगा और आपने मनोज जी को भी सुन लिया होगा। दीपक जी फाइनल कमेंट दीजिए सर। देखिए सुनील जी, अभी जो इलेक्शन है 2024 का इलेक्शन लोकसभा का, उसके मद्देनजर देखते हुए तो ये इलेक्शन, हर एक इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हुआ, जो और भी विधानसभा की जो सीटें हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरी देश की जनता देख रही है और सभी पार्टियों को ऑब्जर्व कर रही है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया का वो गठबंधन हो, तो एक एक सीट मैटर करेगी। वहाँ पे जो भी जीतता है हारता है, शायद उसके लिए जो आने वाले उसके इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन तारिक सर, ये देखा तो बहुत, लेकिन दीपक जी, तारिक जी तो इस बात से मना कर रहे हैं। नहीं, तारिक जी तो मना करेंगे। देखिए, मैं भी अगर अपनी पार्टी को होता, अपनी पार्टी के बारे में होता, अगेंस्ट तो बोल नहीं सकता, तो वो तो नेचुरल है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। वो सपा की ही बात करेंगे, सपा को ही जिताएंगे। जिस दिन बीजेपी के बारे में बोलेंगे तो आप भी जानते हैं क्या हुआ, तो वो नेचुरल। देखिए, उनकी गलती नहीं है। अगर मैं भी होता, मैं भी अपने किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, तो अपनी कंपनी के बारे में बात करूंगा, उनकी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई जीत रहा हार रहा, अभी वो करना। देखिए, परिस्थितियां ऐसी जिसपे हम एक आकलन करते हैं, भविष्यवाणी तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो परिस्थितियां बनती हैं, जो देखा जाता हुआ ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है, उसमें मैं आकलन करते हैं और भी जो चीजें देखते हैं कि कैंडिडेट का अपना वेटेज कितना है, किस पार्टी से लड़ रहा है, ठीक है सर, उसकी पार्टी कितना सपोर्ट करती है, उसी बेसिस पे हम हार जीत का फैसला का एक आकलन करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। दीपक जी आपका, मनोज जी आपका, दीपक जी आपका और तारिक साहब आपका। जिस प्रकार से घोसी उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी पूरी दम लगा रही है। आज शक्ति प्रदर्शन किया गया। दारा सिंह चौहान ने नामांकन भरने से पहले 5 तारीख को मतदान होगा और 8 सितंबर को इसके नतीजे आएंगे। उससे पहले देखा जा रहा है कि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया के घटक दल के लोग हों, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसको आंका जाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।